Today's lecture is based on plant assets, also known as long-lived assets. There are two categories of plant assets. One is tangible and second is intangible. Tangible जो हमने commonly सुने होते हैं property, plant, equipment, land. They are tangible assets and also long-term assets. And जो हमारे intangible assets होते हैं also long-term, वो कौन से होते हैं जैसे copyrights, trademark. These are also long-term assets, long-lived assets, but they are intangible. So usually हमारा जो एक we think that the long-lived assets or long-term assets are the plant assets और जिसे आप tangible assets भी कहते हैं. But usually ये students को नहीं पता होता कि जो हमारे intangible assets हैं वो भी हमारे long-lived assets हो सकते हैं. So copyrights भी years तक लोगों के पास रहते हैं. जो भी companies होती हैं उनके पास copyright सालों तक रहते हैं. So it means more than a year है. So it's a long-term asset. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो हम एसेट्स के बारे में मेनली हमारा यहाँ पे डिस्कशन नहीं, हमारा मेन डिस्कशन है हाउ दिस लॉन्ग लिव एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड. सो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द टेंजिबल एसेट्स, नॉट द इंटेंजिबल एसेट्स. So whenever we use the word of depreciation, depreciation is charged to the tangible assets और जो intangible assets होते हैं उनको हम amortized करते हैं. So the word we use is amortized for intangible asset and depreciate हम किसके लिए use करते हैं for tangible assets. दोनों का जो understanding है या basics है वो बिल्कुल same है. जैसे हमने पहले भी लास्ट टाइम हम जब एक्रूअल अकाउंटिंग में कर रहे थे मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में वहीं पे बता दिया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है. फर्स्ट वी टोल्ड यू कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी हमारे एक एसेट की कॉस्ट होती है वी स्प्रेड दैट कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एंड जितनी भी उसकी कॉस्ट होती है वो ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस चार्ज होती रहती है. सो हम पहले भी डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर चुके हैं, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी थी. अब हम मेनली यहाँ पे ये देखेंगे हाउ डू वी कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट. टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट के बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट क्या होता है? जो कॉस्ट प्रिंसिपल है दैट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट एंड ये जो कॉस्ट है कॉस्ट का मीनिंग क्या है? वट एवर द प्राइस यू आर पेइंग to bring an asset into its intended use is included in the cost of an asset. यानी वो भले purchasing price हो, भले वो installation cost हो, भले वो taxes हो, भले वो shipment charges हो, whatever you are paying to bring an asset into its primary use is the part of our total cost of an asset. हमें ये भी पता है कि किस तरह से cost of an asset हम calculate करते हैं. अच्छा, usually हमारे पास जो plant assets हैं वो होते हैं property, plant, इक्विपमेंट, बिल्डिंग. अच्छा, लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड बाय द वे. लैंड को हम कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करते हैं बट यस बाकी चीजों को हम जरूर डेप्रिशिएट करते हैं. सबसे पहले अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आता है? इक्विपमेंट के अंदर आपकी परचेजिंग प्राइस आती है, अगर आपने टैक्सेस पे किए हैं वो आता है, आपने शिपमेंट चार्जेस पे किए हैं वो आता है, कोई इंस्टॉलेशन आपके चार्जेस हैं उसके अंदर वो आते हैं. इक्विपमेंट के अंदर यूजुअली ये तमाम चीजें हमारे पास आ रही होती हैं. फिर अगर हम देखें लैंड की कॉस्ट, अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी हो, लैंड की कॉस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? अगेन उसके अंदर उसकी परचेज प्राइस आती है, अगर हाँ उसके लीगल कोई फीस हमें पे करनी है, जैसे टाइटल ऑफ ओनर चेंज हो रहा है हमने उसके लिए लीगल फी पे की है वो भी एड अप होगी. ब्रोकर का कमीशन होता है उसके अंदर वो भी आता है एंड उसके अलावा कोई भी आपने मजीद टैक्सेस वगैरह पे किए हैं तो वो तमाम चीजें भी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर इंक्लूड होती हैं. इसके अलावा अक्सर हमें लैंड इंप्रूवमेंट पे भी काम करना होता है. लैंड इंप्रूवमेंट में हमें काम क्यों करना होता है कि मे बी हमने एक लैंड एक्वायर कर लिया है लेकिन मजीद हमें उस लैंड को उसके इंटेंडेड यूज में लाने के लिए हमें उस लैंड को इम्प्रूव करना है. वो तमाम इम्प्रूवमेंट के चार्जेस भी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड होते हैं. जो सबसे कॉमन हमारे पास लैंड इंप्रूवमेंट्स होती हैं वो किस किस्म की होती हैं? फेंसिंग करना, लैंडस्केपिंग करना, पार्किंग लॉट्स या लाइटनिंग वगैरह की अगर हम जो भी चार्जेस वगैरह पे कर रहे हैं, हम लाइटनिंग वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, ये यूजुअली तमाम चार चीजें हमारी लैंड इंप्रूवमेंट के अंदर आती हैं. और जब भी आप लैंड की टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो ये इंप्रूवमेंट के चार्जेस भी आप उसके अंदर इंक्लूड करते हैं. व्हाई? बिकॉज आप उस लैंड को उसके
प्राइमरी यूज में लाने के लिए ये तमाम एडिशनल चार्जेस पे कर रहे हैं. By the way, previously I have told you these all additional charges that you are paying to bring that asset into its primary use are known as capital expenditures. Next, buildings होती हैं हमारे पास. बिल्डिंग्स के अंदर यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि जो भी आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं, या आपने ब्रोकर को कमीशन पे किया है, आपने परचेज प्राइस पे की थी, ये तमाम चीजें आपकी बिल्डिंग के अंदर एड अप हो जाती हैं. So this is how we usually compute the cost of an asset. So सबसे पहले we should know how to compute the cost of an asset. उसके बाद इसी कॉस्ट के ऊपर हमारी तमाम कैलकुलेशंस बेस्ड होती हैं. आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं. I have shown 3 methods. First is straight line, which is the most simple method. Second is units activity method. बहुत कम ये मेथड यूज किया जाता है. Next is declining balance method. So the most common 2 methods which are used by the companies are straight line and declining balance method. Units activity method hardly कोई company use करती है. Usually units activity method use नहीं होता, but it's one of the method of depreciation. So we are going to discuss this method as well. सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने आपके पास तमाम यहाँ पे आपके पास मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं. यहाँ पे हर एक मेथड के अंदर डिफरेंट उसका स्टेप है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का. अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं व्हेन यू किस तरह से डेप्रिसिएशन किस तरह से एक पहले जब एसेट या उस एसेट पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, किस तरह से वो एसेट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है. सबसे पहले व्हेन यू एक्वायर एन एसेट, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बैलेंस शीट पे आपकी एसेट की जो भी वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि एक्वायर करने के टाइम पे यू आर बाइंग एन एसेट. वो स्पेसिफिक प्लांट एसेट आपकी बैलेंस शीट पे रेज अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. बट विद टाइम सब्सिक्वेंटली जब जब आप उसकी कॉस्ट को ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते रहते हैं, तब तब क्या होता है, आपके इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस इंक्रीज होता रहता है या रिफ्लेक्ट करता रहता है. सो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बैलेंस शीट इफेक्ट होती है क्योंकि एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है. देन जैसे जैसे उस एसेट की कॉस्ट को आप ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट चार्ज करते रहते हैं इन द अकाउंट ऑफ अंडर द अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तब तब आपकी इनकम स्टेटमेंट में आपका एक्सपेंस रेज होता रहता है. अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ. इसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकल इसमें बात नहीं है. इसमें सिंपल ये जो भी आपका मेथड है, जितने भी मैंने स्टेप्स आपके लिए मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तमाम स्टेप्स लिस्ट डाउन कर दिए हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. अगर आपके पास ये पूरा चार्ट आपके पास ओपन है, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस. और अगर किसी और ने किसी और तरीके से सॉल्व किया हुआ है प्रीवियसली, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई दैट मेथड. क्योंकि यूजुअली डिक्लाइनिंग में और यूनिट्स एक्टिविटी मेथड में, सॉरी नॉट इन यूनिट्स एक्टिविटी बट डिक्लाइनिंग में यूजुअली एक और हमारा होता है प्रोसीजर, वो भी अप्लाई करते हैं तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं. या स्ट्रेट लाइन में भी हमारा एक ही फॉर्मूला होता है, प्रीवियसली अगर किसी ने पढ़ा हो तो आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. बट ये मैंने ब्रेक डाउन इसलिए किया हुआ है जस्ट टू मेक द थिंग्स इजी और अंडरस्टैंडेबल उनके लिए जिन्होंने कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़ी है. सो दिस इज द रीजन आई हैव ब्रोकन डाउन दिस होल प्रोसेस इनटू मल्टीपल स्टेप्स. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड का जो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप है वो क्या है, आप यू हैव टू फाइंड द डेप्रिशिएबल कॉस्ट. डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, वो कॉस्ट जो डेप्रिशिएट हो सके, यानी वो कॉस्ट जो आपने ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट उसको एज एन एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करना है. अच्छा, बल्कि इस पे मूव ऑन करने से पहले हम मजीद कुछ एलिमेंट्स देखते हैं इसके डेप्रिसिएशन के. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तक पहुंचने के लिए यू हैव टू नो 3 थिंग्स. फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट एंड यू ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट ऑफ एन एसेट. सेकेंड इज द रेजिडुअल वैल्यू, ऑल्सो नोन एज सैल्वेज वैल्यू. सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आपके एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी एसेट की क्या वैल्यू रह जाएगी. इसे स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं. सो ये अगेन क्या है, अगेन लेट मी रिपीट कि जब आपकी यूजफुल लाइफ एसेट की खत्म होती है, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट आपके एसेट की वर्थ क्या होगी, क्या उसकी वैल्यू होगी, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू.
इट्स दिस रेजिडुअल वैल्यू इज ऑलवेज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। हमेशा हम एस्टिमेट करते हैं कि क्या वैल्यू रह जाएगी। ऑब्वियसली किस तरह एस्टिमेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड्स। आपको पता होता है कितनी आपकी मशीनरी ऑब्सोलीट होती है विद टाइम, यूजेज के साथ कितनी ऑब्सोलीट होती है, या उसमें रिपेयरिंग का कितना इश्यू आता है। इसकी बेसिस पे वी एस्टिमेट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। एंड थर्ड इज यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अगेन यूजफुल लाइफ हम किस तरह से करते हैं, इट्स एन एस्टिमेटेड वैल्यू। हमें तो नहीं पता है कि एसेट कितने अरसे तक यूजफुल रहेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ अगेन प्रीवियस रिकॉर्ड, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, उसकी बेसिस पे यूज है कि ओके दिस एसेट विल बी यूजफुल फॉर दिस मेनी इयर्स। सो अगेन ये आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड की बेसिस पे करते हैं। सो आपके पास तीन चीजें होना जरूरी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तक आने के लिए। क्या है? फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट विच इज एन एक्चुअल कॉस्ट, जो आपको पता है, इट्स नॉट एन एस्टिमेटेड वन। And this residual value and this useful life are the estimated one. सबसे पहले हम एक रिव्यू देख लेते हैं किस तरह से तीनों मेथड्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड्स में फर्स्ट स्टेप इज टू नो द डेप्रिशिएबल कॉस्ट and which is calculated by our total cost minus residual value. Total cost यानी जो भी actual cost थी asset की जो आपने पे की थी to bring that asset into its primary use, that is the total cost of an asset that we are going to first calculate. So that's the total cost. Then once you know the depreciable cost, you are simply going to divide the depreciable cost by the useful life of the asset. अच्छा, यूजुअली जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट होती है वो इन ईयर्स रिपोर्टेड होती है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी हम ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। बट अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है टू नो दी मंथली, देन आप सिंपली उसको मंथली भी निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द एक्सपेंस पर ईयर by 12, you will get the monthly depreciation expense. Second, this is straight line method. Simply आपको depreciation expense इस तरह से मालूम चल जाता है कि पर year depreciation expense क्या चार्ज हो रहा होता है, which is a non-cash expense. Then second comes the unit activity method. Again, first step is to know the depreciable cost. Then second, units activity method. अच्छा, पहले मैं इसका रिव्यू भी दे दूं करके। स्ट्रेट लाइन जो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मेनली इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, दिस इज स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, मुझसे नहीं बनी, बट इसका मतलब है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है, अगर यहाँ पे मेरे पास टाइम पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइम पीरियड, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, एंड दिस इज योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यहाँ पे ये आपको ग्राफ क्या बता रहा है कि पहले साल भी एक ही थी, दूसरे साल भी वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तीसरे साल भी वही है। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये है, स्ट्रेट लाइन इसका नाम यहाँ से आया है कि अगर मैं ग्राफ इसका प्लॉट करूंगी तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी हर साल मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन सेम। सेकंड इज यूनिट्स एक्टिविटी मेथड। अच्छा, यूनिट्स एक्टिविटी मेथड में क्या होता है कि यूजुअली जैसे हमारी मशीनरी है, कि हमारी मशीनरी ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उसके हिसाब से कितनी मेरी मशीनरी वेयर एंड टेयर हुई। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था इनिशियली कि ज्यादातर हम डिक्लाइनिंग और स्ट्रेट लाइन अप्लाई करते हैं, कंपनीज यूनिट सप्लाई नहीं करती हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जो हमारी मशीनरी होती है, जरूरी तो नहीं हमारा एक ही आउटपुट हर साल जनरेट हो रहा हो, किसी साल आउटपुट ज्यादा है, किसी साल कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी, जैसे सीजनल होता है, सीजनल इफेक्ट भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स में होते हैं, जिनकी समर्स में सेल्स बहुत कम होती है। जब सेल्स कम होगी तो यानी प्रोडक्शन भी कम होगी। एंड कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो समर आइटम्स होते हैं, तो उनकी विंटर्स में सेल्स कम होती है, उनकी प्रोडक्शन भी कम होती है। सो यानी प्रोडक्शन भी आपकी सीजनल वाइज चेंज होती रहती है, इट वैरीज फ्रॉम मंथ टू मंथ या फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो यूनिट्स एक्टिविटी मेथड आपको कहता क्या है कि ऑब्वियसली जिस साल आपकी मशीनरी ज्यादा आउटपुट उसने जनरेट किया है, उस साल में ज्यादा वेयर एंड टेयर होगी, उस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज होना चाहिए। जिस साल कम हुआ है उस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज होना चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली ट्रू कि हर वक्त तो आपकी कंपनी एक कांस्टेंट आउटपुट नहीं बनाएगी। कंपनी जो आपकी मशीनरी है वो कांस्टेंट आउटपुट तो जनरेट नहीं कर रही है, कहीं कहीं ये भी होता है कि एक कांस्टेंट नंबर ऑफ आउटपुट ही जनरेट हो रहा होता है, ये भी होता है। बट ये भी होता है कि कहीं कांस्टेंट आउटपुट आपका जनरेट नहीं हो रहा। उस कंडीशन में होता है कि यूनिट्स एक्टिविटी मेथड एप्लीकेबल होता है और आप अप्लाई कर सकते हैं इफ अ कंपनी वांट्स टू।
फाइनेंस एक्टिविटी मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, देन यू हैव टू फाइंड द डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट। अगेन जो भी आपका आउटपुट है, ऑब्वियसली एक आउटपुट यानी एक यूनिट जनरेट हो रहा है, एक आइटम जनरेट हो रहा है, उस पर हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट। ये मालूम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर साल हमारा डिफरेंट आउटपुट जनरेट हो रहा है। सो हर साल अगर हमें एक यूनिट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन कॉस्ट मालूम चल जाएगी, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। किस तरह से? जितने भी एक्चुअल यूनिट्स एक साल में प्रोड्यूस होंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट टू नो द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो सेकंड स्टेप इज डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट, which we calculate dividing depreciable cost by the estimated units of activity. Again, हम वहां पे भी रेजिडुअल वैल्यू को एस्टिमेट करे थे, यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करे थे। सिमिलरली इधर भी हम यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी को पहले एस्टिमेट करें। क्यों? क्योंकि मशीनरी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ली है हमने, तब तक कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। प्रोडक्शन अभी हमारी होनी है, यानी अगले वाले सालों में आनी हमारी प्रोडक्शन होनी है। सो उससे पहले हम एस्टिमेट करते हैं कि जी हर साल ये हमारी जो मशीनरी है, ये हमें टोटल अपनी यूजफुल लाइफ में कितने यूनिट्स अपने प्रोड्यूस कर रही होगी। सो दिस इज द एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी जो शुरू में हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड द डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट। देन थर्ड स्टेप इज टू फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। वो किस तरह से है कि जो भी आपने डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट मालूम की थी शुरू में, उसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी इन दैट ईयर। ये हम देखेंगे किस तरह से होता है। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? नाम है डिक्लाइनिंग बैलेंस। अच्छा, बैलेंस का मतलब यह है कि जो आपकी एसेट की बुक वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने वहां पे जब हमने एंट्रीज की थी, हमने एंट्रीज के टाइम पे, इधर हम देख लेते हैं, हमने एंट्रीज के टाइम पे कहा था, फॉर एग्जांपल जैसे एक मशीनरी थी, इक्विपमेंट था। इफ यू रिमेंबर द प्रेजेंटेशन ऑन द बैलेंस शीट, इसमें से आपने माइनस किया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपको याद हो, ये हमने किया था अपनी अक्रूवल अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन हमें मिली थी नेट बुक वैल्यू, इफ यू रिमेंबर, और ये मैंने आपको बताया भी था कि नेट बुक वैल्यू क्या होती है। जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है, उसके बाद जो भी आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, माइनस करने के बाद एक्चुअल आपकी उस एसेट की बुक्स में क्या वैल्यू रह गई है, दैट इज नेट बुक वैल्यू। कमिंग बैक टू डिक्लाइनिंग बैलेंस, ये बैलेंस जो है यहाँ पे यही रिफ्लेक्ट कर रहा है एसेट की नेट बुक वैल्यू। सो दिस बैलेंस एक्चुअली मींस कि अब एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी रह गई है। डिक्लाइनिंग बैलेंस का मतलब यह है कि हर साल आपकी जो बुक वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू है, वो बार बार आपकी कम होती जाएगी। अच्छा, डिक्लाइनिंग में क्या है? हमारा पहला स्टेप है टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट। किस तरह से मालूम करते हैं? 100% डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, you will get to know the straight line depreciation rate. The second is accelerated depreciation rate. सबसे पहले स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट जो आपने मालूम किया था, मल्टीप्लाई बाय द डिक्लाइनिंग फैक्टर। अच्छा, डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि ये जो हमारी नेट बुक वैल्यू, जो हमने कहा, जो हमारा बैलेंस जिसे हम नेट बुक वैल्यू कहते हैं, कि वो डिक्लाइन हो रही है हमारी पर ईयर। होता क्या है कि यूजुअली जो सबसे कॉमन हम कहते हैं कि हमारी जो नेट बुक वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, वो डबल डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग हमारे अप्लाई होते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। कभी हम कहते हैं कि जी डबल डिक्लाइन कर रही है, कभी हम कहते हैं ट्रिपल डिक्लाइन कर रही है, कभी हम कहते हैं कि 1.5 डिक्लाइन कर रही है, कभी हम कहते हैं कि 1 से डिक्लाइन कर रही है, यानी सिंगल है, डबल नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये डिक्लाइन करने का मतलब है, ये है कि आपकी बुक वैल्यू कितनी जल्दी से डिक्रीज हो रही है, कितने रेट से आपकी बुक वैल्यू गिरती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। यूजुअल जो सबसे कॉमन होता है वो होता है डबल डिक्लाइनिंग। जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या था, अगर हम स्ट्रेट लाइन में देखें, स्ट्रेट लाइन में मेरा जैसे यहाँ पे भी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में भी सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट निकाला है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट है, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड वाला ही आपको आंसर दे रहा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, और अगर मैं स्ट्रेट लाइन से उसकी डेप्रिसिएशन निकालूं, तो मैं बोलूंगी जी हर साल 2000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो रहा है इस मशीनरी पे। लेकिन अगर मैं डबल डिक्लाइनिंग कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि जी हर साल 2000 चार्ज नहीं हो रहा। अब उसका मुझे एक रेट कैलकुलेट करना होगा। वो रेट कौन सा होता है? एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट। लेकिन इसका मतलब ये है कि जी 2000 के बजाय ये डबल अपने रेट से डिक्लाइन हो रही होगी इसकी बुक वैल्यू, यानी डबल रेट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसका चार्ज होता जा रहा है।
सो दैट इज डिक्लाइन इन बैलेंस मेथड कि जी ज्यादा रेट से आपकी जो भी मशीनरी है वो ऑब्सोलीट हो रही है या उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो रहा है या उसकी बुक वैल्यू हो रही है डिक्लाइन। अच्छा, सेकंड क्या स्टेप मैंने बताया था, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट हमने मालूम किया। देन इन द एंड आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है, वो किस तरह मालूम करना है, यू विल हैव द ओपनिंग बुक वैल्यू एंड यू विल अप्लाई एन एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट ऑन दैट ओपनिंग बुक वैल्यू। अच्छा, जो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, रेट चेंज नहीं होता, लेकिन डिक्लाइन क्या हो रहा होता है, आपकी नेट बुक वैल्यू डिक्लाइन हो रही होती है। ठीक है, यानी आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे डिफरेंट होगा एंड साथ साथ आपकी क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिफरेंट है, सो उसके बेसिस पे जो भी आपकी बुक वैल्यू जनरेट हो रही होगी, आपकी बुक वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन आपकी जो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम नहीं होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज होगा जिसकी बेसिस पे आपकी बुक वैल्यू डिक्लाइन होती जाएगी। ठीक है, बुक वैल्यू तो हर जगह डिक्लाइन हो रही होती है, लेकिन यह है कि यहाँ पे जल्दी डिक्लाइन होती है। क्यों? क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जो हम रेट अप्लाई करते हैं हम ट्वाइस का अप्लाई करते हैं, यानी डबल डिक्लाइनिंग हम यूज करते हैं। डबल डिक्लाइनिंग मेथड जो कॉमनली यूज आपने सुना होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी ट्वाइस द रेट आपकी जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। अच्छा, हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको ग्राफ बनाया था। यूनिट्स एक्टिविटी का ग्राफ आपका अगर हम देखें कुछ यूं होगा, डिपेंड करता है कि जी यूनिट्स क्या है, कितने अच्छा यूनिट्स आपके उस साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम डिक्लाइनिंग का बनाएं तो डिक्लाइनिंग का ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है। सॉरी, आपका कुछ ऐसा, लेट मी अगेन, मैं वापस इसको बना लूं, कंफ्यूजन ना जी। डिक्लाइनिंग का कुछ आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा होता है कि पहले आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होता है जो कि बाद में आपका कम होता जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से ये तमाम प्रोसीजर होता है।